हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को ख़त्म किया था। आज के लेक्चर में हम लोग उससे आगे की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जिसमें कैलिक्स और कोरोला एक्सेसरी पार्ट होता है, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम नेसेसरी या रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। अब चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो जाहिर सी बात है हम लोग को रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। तो आइए बात करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब फ्लावरिंग प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? एंड्रोशियम। यानी कि जो पूरा रोल होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। जो यूनिट होती है एंड्रोशियम की, जो यूनिट होती है बेटा, वो क्या होती है? स्टेमन। और जो ये स्टेमन है बेटा, ये कैसा है? ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो स्टेमन है बेटा, ये कैसा स्ट्रक्चर है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। एंड्रोशियम भी यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। स्टेमन का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन को और हम क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। तो यानी कि जो कंप्लीट रोल होता है उसको हमने बोला एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम का बेटा जो यूनिट स्ट्रक्चर है, यूनिटरी स्ट्रक्चर है, वो है स्टेमन। और स्टेमन को हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। आगे की बात करते हैं इसमें। जो ये स्टेमन है बच्चा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्टेमन का, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है एंथर और दूसरा पार्ट है फिलामेंट। आपको अच्छे से समझ में आया तो थोड़ा यहाँ पे डायग्राम भी देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है, जो स्टेमन का, स्टेमन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है क्या बेटा? एंथर, और एक होता है फिलामेंट। जो ये स्वेलन स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एंथर। और जो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इसका नाम क्या होता है? फिलामेंट। अब आपको ये तो पता ही होगा, और नहीं पता है तो आज आप जानिए कि जो फ्लावर है उसके सारे पार्ट्स जो कनेक्ट होते हैं वो कनेक्ट होते हैं थैलेमस से, है ना। जो फ्लावर है उसके सारे पार्ट कनेक्ट होते हैं थैलेमस से। तो इसका मतलब ये भी है कि स्टेमन भी कनेक्ट होगा थैलेमस से। तो जो बेटा स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। सबसे पहला आप जानिए कि यह है प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड, और यह है बेटा डिस्टल एंड, डिस्टल एंड। एक स्टेमन का ये है प्रॉक्सिमल एंड और ये क्या है? डिस्टल एंड। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है स्टेमन का, वो बेटा कनेक्ट होता है थैलेमस से। आप लोग पुराने क्वेश्चन लगाइएगा तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, नीट में भी मिलेगा, पहले AIPMT में बहुत बार पूछा गया है कि जो स्टेमन है बेटा प्रॉक्सिमली कहाँ से कनेक्टेड है? तो वो कनेक्टेड है थैलेमस से, ठीक है ना। तो ये देखिए सर, ये है स्वेलन स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एंथर, और ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब जो ये एंथर है बेटा, इसके बारे में खास बातें हैं कुछ। जो ये एंथर होता है, ये नॉर्मल एंजियोस्पर्म के केस में ये कैसा होता है? ये होता है बाइलोब्ड। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? ये बाइलोब्ड है। इसको हम डाइथीकस भी बोल सकते हैं, बाइलोब्ड बोल सकते हैं और डाइथीकस भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए सर, ये एक एंथर है, एक इसका लोब ये है, एक लोब ये है। तो ये बेटा क्या है? ये है लोब्स। और जिसमें 2 लोब हैं, ऐसा एंथर जिसमें 2 लोब हैं, उनको हम बोलते हैं बाइलोब्ड या डाइथीकस। अब जब ये बाइलोब्ड है, डाइथीकस कंडीशन है, तो देखें अंदर से कैसा लगेगा। इसका TS काट के देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको।
जब हम इसका टीएस काट के देखेंगे तो हमें आंसर कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो बेटा एक ये वाला लोब है, एक ये वाला लोब है, तो इसकी कंडीशन कैसी है बेटा? बाइलोब्ड कंडीशन है, यानी कि डाइथिकस कंडीशन है। और हर एक थीका में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया हर एक थीका में दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये बाइलोब्ड कंडीशन है, डाइथिकस कंडीशन है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया की कंडीशन के नंबर कितना होगा? तो यहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर होगा बेटा 4। गिन के देखिए 1 2 3 4। तो एक ऐसा एंथर जो बाइलोब्ड है, डाइथिकस है, प्लस टेट्रा स्पोरेंजिएट है। टेट्रा स्पोरेंजिएट का मतलब क्या हुआ बेटा? उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं। तो नॉर्मल, एक क्वेश्चन बनता है, नॉर्मल जो एंजियोस्पर्म होता है उसका एंथर बाइलोब्ड होता है, यानी कि डाइथिकस होता है, और टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, यानी कि उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है बेटा कि सर इस माइक्रोस्पोरेंजिया का एक और नाम भी तो हो सकता है, इसको हम पॉलन सैक भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में इसको पॉलन सैक हम नहीं बोलेंगे। जब तक यहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं हो जाते, जब तक यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो जाता है पॉलन ग्रेन का, तब तक हम इस माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया है, और एक नॉर्मल एंजियोस्पर्म के कंडीशन में बाइलोब्ड होता है एंथर, यानी कि डाइथिकस होता है, और टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। आगे की बात करते हैं हम लोग। थोड़ा इसको हटाते हैं। जो बेटा ये बाइलोब्ड कंडीशन है, ये जो लोब बीच में आपस में कनेक्ट हैं, ये कनेक्ट होते हैं कनेक्टिवा के थ्रू। ये कनेक्ट होते हैं कनेक्टिवा के थ्रू, और ये कनेक्टिवा बेटा क्या होता है? ये होता है वेस्कुलर टिश्यू। ये कैसा होता है बेटा? वेस्कुलर टिश्यू होता है। तो बेसिकली जो ये लोब हैं आपस में कनेक्ट हैं बेटा कनेक्टिवा के थ्रू। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो ये दो लोब हैं बेटा किससे कनेक्ट होते हैं? तो कनेक्टिवा के थ्रू कनेक्ट होते हैं। आगे की बात करते हैं। अब देखिए सर, कहीं पे भी अगर एक्सेप्शन ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो हम नॉर्मल एंजियोस्पर्म के केस में ये मानते हैं कि जो एंथर है बेटा वो बाइलोब्ड है और टेट्रा स्पोरेंजिएट है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। कुछ केसेस में जो एंथर होता है बेटा वो मोनोथिकस होता है। मोनोथिकस का मतलब होता है यूनिलोब्ड होता है, प्लस उसमें सिर्फ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो होता है बेटा बाई या डाई स्पोरेंजिएट। ठीक है ना? कैसे? देखिए ऐसे। तो ये देखिए सर, ये क्या है? ये सिर्फ एक थीका प्रेजेंट है, मोनोथीकस है, और इस थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ये बीन शेप स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। तो यहाँ पे बेटा देखिए ये है मोनोथीकस, यूनिलोब्ड और बाइस्पोरेंजिएट। और ये बेटा कहानी होती है कॉटन फैमिली में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मालवेसी फैमिली। ठीक है ना? कॉटन फैमिली या मालवेसी फैमिली इस चीज़ का एक्सेप्शन है कि एंजियोस्पर्म में जो एंथर है वो बाइलोब्ड है और टेट्रा स्पोरेंजिएट है, जबकि मालवेसी फैमिली में जो एंथर होता है बेटा मोनोथिकस यानी कि यूनिलोब्ड और बाई या डाई स्पोरेंजिएट होता है। एक और केस पढ़ते हैं हम लोग बेटा। एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें मोनोथिकस प्लस यूनिस्पोरेंजिएट होता है।
ठीक है ना। एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें मोनोथीकस और यूनिस्पोरेंजिएट होता है, और बेटा एग्जाम्पल है उसका आर्क्यूथोबियम, ठीक है ना। एग्जाम्पल है बेटा उसका आर्क्यूथोबियम। तो आर्क्यूथोबियम के केस में जो एंथर है वो मोनोथीकस है और सिर्फ एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। चलिए दोबारा से रिकॉल करिए, जो नॉर्मल एंजियोस्पर्म होते हैं वहाँ पे जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। मालवेसी या कॉटन फैमिली में मोनोथीकस और बाइस्पोरेंजिएट होता है, जबकि आर्क्यूथोबियम कंडीशन में मोनोथीकस और यूनिस्पोरेंजिएट एंथर प्रेजेंट होता है। आइए आगे की बात करते हैं हम लोग। जो बेटा एंथर है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट किस तरह से एंथर में अटैच है उसके बेसिस पे हम एंथर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे देखते हैं, ये बेटा एंथर हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है ना। अगर फिलामेंट किसी एंथर के बेस से कनेक्टेड है, इस तरह के फिलामेंट को हम बोलते हैं बेसिफिक्स्ड। इस तरह के फिलामेंट को बोलते हैं बेसिफिक्स्ड। अगर डॉर्सल साइड से बेटा फिलामेंट कनेक्ट है एंथर के तो उसको हम बोलते हैं डॉर्सिफिक्स्ड। अगर पूरी लेंथ ऑफ कनेक्टिवा यानी कि फुल लेंथ ऑफ कनेक्टिवा से अगर ये फिलामेंट बेटा कनेक्टेड है तो उसको हम बोलते हैं एडिनेट। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल होता है एंथर और बेटा फिलामेंट मिडिल से कनेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल एंथर। बेटा वर्सेटाइल एंथर ज़्यादातर हमको एनिमोफिलिक, जिनमें एनिमोफिलस टाइप का पॉलिनेशन होता है यानी कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो उसमें प्रेजेंट होता है वर्सेटाइल एंथर। आप देख रहे होगा ये स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा कि अगर हवा से ये हवा चले तो इस तरह से ये मूव करेगा, तो इसके पीछे कारण ही यही है कि इस तरह से ये मूव करे तो पॉलन ग्रेन बेटा क्या होंगे, हवा में फैल जाएंगे, एयर में फैल जाएंगे। तो एनिमोफिलस जो पॉलिनेशन होता है बेटा जिन प्लांट्स में, वहाँ पे ये वर्सेटाइल एंथर प्रेजेंट होता है। तो जहाँ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट के बेसिस पे हमने एंथर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिफिक्स्ड, डॉर्सिफिक्स्ड, एडिनेट एंड वर्सेटाइल एंथर। तो ये हमारा मार्फोलॉजिकल स्टडी हुई। अब हम लोग इंटरनल पार्ट को देखते हैं एंथर के। तो आइए देखते हैं हम लोग इंटरनल पार्ट्स को। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा टीएस ऑफ एंथर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा समझ के चलिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से बेटा अगर हम एंथर को बीच में से काट दें तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने आपको बोला था दोनों लोब्स को, जो एंथर के दोनों लोब होते हैं, उनको बीच में कनेक्ट करने का काम करता है बेटा कनेक्टिवा। हर एक थीका में बेटा एंथर डाइथीकस होता है। हर एक थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। 2 क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें फ्यूचर में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फ्यूचर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बेटा बोलते हैं एंथर वॉल। ये जो थिकनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर वॉल। और जो ये एंथर वॉल है बेटा, एंथर वॉल कंटेन 4 लेयर्स। जो बेटा एंथर की वॉल है ये इनमें 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। आइए देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होती हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये सिंगल और फ्लैट होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर सिंगल
और फ्लैट स्ट्रक्चर है, सिंगल और फ्लैट स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस है बेटा वो कैसी है? सिंगल है और फ्लैट सेल स्ट्रक्चर है। सिंगल है, फ्लैट सेल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो लेयर होती है, जो सेकेंड लेयर होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, ये कॉम्पैक्ट लेयर होती है एंडोथीशियम की। ये है बेटा एंडोथीशियम। और इसमें बेटा एंडोथीशियम में जो एक सब्सटेंस होता है उसकी थिकनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कैलोस। तो ये बेटा कैसी होती है? ये भी सिंगल होती है और इसमें थिकनिंग होती है, थिकनिंग ऑफ कैलोस। क्या फंक्शन है इसका आपको पता चल जाएगा। थिकनिंग ऑफ कैलोस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो थर्ड स्ट्रक्चर, जो थर्ड लेयर होती है वो होती है मिडिल लेयर। वो होती है बेटा मिडिल लेयर और इसमें 3 से 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं, 3 to 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। पैरेन्काइमेटस लेयर है बेटा, लूजली अरेंज होती है। पैरेन्काइमेटस लूजली अरेंज्ड लेयर होती हैं जिनको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। पैरेन्काइमेटस लूजली अरेंज लेयर्स होती हैं ये, और ये 3 से 4 होती हैं नंबर में। अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ी वो दोनों सिंगल थी, ये 3 से 4 इनका नंबर होता है। और ये कैसी होती हैं? लूजली अरेंज। ठीक है ना, लूजली अरेंज होती हैं, पैरेन्काइमेटस होती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। उसके बाद में फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर देखिए बेटा, ये पिरामिडल होती हैं, पिरामिड शेप की होती हैं और सबसे इनर मोस्ट लेयर होती हैं, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती हैं। इनको हम बोलते हैं टैपेटम। पिरामिडल शेप्ड है, इनर मोस्ट लेयर है, इनको हम क्या बोलते हैं? टैपेटम। टैपेटम। और ये फोर्थ है बेटा इनर मोस्ट। तो टैपेटम के बारे में खास बात क्या है कि ये इनर मोस्ट है बेटा। दूसरा इसमें बेटा खास बात ये होती है इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है? थिक साइटोप्लाज्म को कैरी करती है। दूसरा चीज बेटा इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो जो टैपेटम की लेयर है बेटा वो कैसी है बेटा? इनर मोस्ट लेयर है, थिक साइटोप्लाज्म है और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। बाकी जो आउटर 3 लेयर्स हैं बेटा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ये कैसी हैं बेटा? इनमें मिडिल लेयर को छोड़कर सब कैसी हैं? सिंगल हैं। ठीक है ना, कैसी हैं? सिंगल है। जबकि मिडिल लेयर में 3 और 4 लेयर प्रेजेंट हैं जो कि लूजली अरेंज हैं। जो बेटा ये आउटर 3 लेयर्स जो होती हैं, ये आउटर 3 लेयर्स जो होती हैं, आउटर 3 लेयर्स होती हैं, इनके बेटा 2 फंक्शन होते हैं। 2 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन तो होता है प्रोटेक्शन का, और दूसरा फंक्शन होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर यानी कि एंथर के रप्चरिंग में हेल्प करती हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। बेसिकली बेटा होता क्या है वो हम देखते हैं। जो ये 3 लेयर्स होती हैं यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, ये चारों तरफ से यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब बेटा फाइब्रस हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? फाइब्रस हो जाती हैं और रिजिड हो जाती हैं। बस ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट हैं ये फाइब्रस नहीं होते, ये हमेशा डेलिकेट रहते हैं।
तो जब भी कभी रप्चरिंग होती है एंथर की, जब भी कभी डेहिसेंस होता है एंथर का, तो हमेशा इन पॉइंट से होता है। तो जो ये बेटा ऊपर की जो आउटर 3 लेयर हैं बेटा, ये बेसिकली प्रोटेक्शन का काम करती हैं और डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती हैं। तो बेटा हमारा ये क्या हुआ, ये हुआ पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। जब भी कभी एंथर रैप्चर होगा, जब भी कभी एंथर रैप्चर होगा, वो हमेशा इन्हीं पॉइंट से रैप्चर होगा, कभी भी एंथर यहाँ से रैप्चर नहीं होगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट 3 लेयर हैं ये कैसी हो जाती हैं, फाइब्रस और हार्ड हो जाती हैं, जिस वजह से वहाँ से एंथर रैप्चर नहीं हो सकता। जो लास्ट बेटा टेप्टम की लेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग और बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप जानिए कि जो टेप्टम है वो इनर मोस्ट है, थिक साइटोप्लाज्म है और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बाकी की ये 3 लेयर, इनका वर्किंग होती है प्रोटेक्शन और हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। चलिए हम लोग बात करते हैं टेप्टम की वर्किंग क्या होती है, टेप्टम किस किस काम में आता है। तो जैसा कि हमें पता है कि टेप्टम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। तो देखिए बेटा, जो टेप्टम है बेटा, ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है ग्लैंडुलर टेप्टम, जिसको हम सिक्रेटरी टेप्टम भी बोलते हैं, और एक होता है अमीबॉइड टेप्टम। जो बेटा जनरली जो टेप्टम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, ग्लैंडुलर टेप्टम। तो आइए देखते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ टेप्टम। टेप्टम के क्या क्या फंक्शन हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैंने आपको बताया था कि जो आउटर 3 लेयर्स थी, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, उनका जो मेन फंक्शन था वो प्रोटेक्शन का था और डेहिसेंस ऑफ एंथर का था। जबकि जो लास्ट वाली या इनर मोस्ट लेयर होती है टेप्टम, ये बेटा क्या काम करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बेटा माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं, तो उनको बेटा डेवलपिंग पोलन ग्रेन को या माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जो है वो टेप्टम की होती है। टेप्टम सिक्रीट्स एंजाइम। देखिए बेटा, जो टेप्टम है वो एक एंजाइम को सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है कैलेज। अभी हमने पढ़ा था बेटा कहीं पे कैलोज, ठीक है ना। तो कैलेज क्या होता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो पोलन ग्रेन का जब बेटा फॉर्मेशन होता है तो पोलन ग्रेन इस तरह से अलग अलग नहीं होते, जबकि पोलन ग्रेन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से जुड़ के बेटा फॉर्मेशन करते हैं पोलन ग्रेन टेट्राड का, ठीक है ना। पोलन ग्रेन जो फॉर्म होते हैं बेटा वो अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन टेट्राड। तो जो ये जुड़ाव होता है, जिससे जुड़े हुए होते हैं ये आपस में पोलन ग्रेन, ये जुड़ते हैं कैलोज नाम के एंजाइम से, कैलोज नाम के सब्सटेंस से। अब उस कैलोज सब्सटेंसेस को तोड़ने के लिए यानी कि डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो होता है कैलेज, जिसका फॉर्मेशन करता है टेप्टम। आगे की जब ये बात आएगी तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, सेल्स ऑफ टेप्टम प्रोड्यूस यूबिश बॉडी। अब ये यूबिश बॉडी क्या होती है बेटा, देखो जो पोलन ग्रेन है उसमें बेटा 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं एक्साइन और जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। तो यूबिश बॉडी का वर्क क्या है उससे समझने से पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि जो पोलन ग्रेन है उसमें 2 लेयर प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट को हम बोलते हैं एक्साइन और इनर मोस्ट को बोलते हैं इंटाइन। तो जो एक्साइन की जो लेयर है बेटा वो उसकी कवरिंग यानी कि जो बनी होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन सब्सटेंस से। अब ये स्पोरोपोलिन सब्सटेंस बेटा मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है, किसी भी एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट है, किसी भी एसिड के लिए रेजिस्टेंट है, किसी बेस के लिए रेजिस्टेंट है, यानी कि इसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो जो ये एक्साइन है बेटा वो बनी होती है स्पोरोपोलिन की और ये स्पोरोपोलिन का फॉर्मेशन करती है यूबिश बॉडी। तो जो टेप्टम है बेटा, जो टेप्टम की सेल्स है वो प्रोड्यूस करती हैं यूबिश बॉडी को, जो कि आगे फॉर्मेशन करती है स्पोरोपोलिन का। आगे देखते हैं बेटा, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। अब ये पोलन किट क्या होता है, आपने देखा होगा हिबिस्कस का फ्लावर।
तो वहाँ पे अगर उसको हम टच करें, उसको छुएं, तो हमें एक येलो पाउडरी सब्सटेंस मिलता है। उस येलो पाउडरी सब्सटेंस को हम बोलते हैं बेटा पोलन किट। तो ये पोलन किट का फॉर्मेशन कौन करता है? ये भी करता है टेप्टम। तो यहाँ पे हमें टेप्टम के फंक्शंस क्लियर हो चुके हैं। आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये खत्म हो चुका है। आगे हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।